हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 14 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो फोर्ब्स के वर्ल्ड के अरबपतियों की जो सूची जारी की जाती है फोर्ब्स के द्वारा, उससे संबंधित है। तो फोर्ब्स वर्ल्ड के अरबपतियों की सूची के अनुसार अब भारत में 229 अरबपति हो गए हैं, जो पिछले वर्ष मात्र 205 थे। और भारत के शीर्ष 10 अरबपतियों की सूची के अनुसार भारतीय अरबपतियों की जो कुल संपत्ति है वो $1 ट्रिलियन से भी अधिक हो गई है। 2025 में ये लगभग 941 अरब डॉलर तक थी, जो अब बढ़ के $1 ट्रिलियन हो गई है। इस सूची के अनुसार भारत के जो शीर्ष स्थान पर हैं अरबपति, उनका नाम मुकेश अंबानी है। पिछले साल भी मुकेश अंबानी ही इस स्थान पे थे और इस बार भी उन्होंने शीर्ष स्थान बनाए रखा है। और भारत के सबसे अरबपति होने के साथ साथ वो एशिया के भी सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनकी कुल संपत्ति कितनी है? तो $99.7 बिलियन ये मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति है। दूसरे नंबर पे कौन है इस सूची में? तो गौतम अडानी समूह के जो अध्यक्ष हैं गौतम अडानी, वो दूसरे नंबर पे हैं और इनकी कुल संपत्ति जो है वो $63.8 बिलियन है। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी ने मिलकर इस वर्ष अपनी संपत्ति में लगभग $14.7 अरब की वृद्धि की है। इन दोनों ने मिलकर अपनी संपत्ति में इतने की वृद्धि की है, $14.7 अरब की। तीसरे नंबर पे कौन है? तो तीसरे नंबर पे हैं सावित्री जिंदल। ये ओपी जिंदल समूह की चेयरपर्सन है और भारत की सबसे अमीर महिला हैं। ये इनकी कुल संपत्ति कितनी है? तो $39.1 बिलियन की कुल संपत्ति है। और फोर्ब्स के अनुसार अब भारत में 20 महिला अरबपति हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाएं भी औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर रही हैं और इसकी जीती जागती उदाहरण है सावित्री जिंदल जी। ये टॉप 10 में तीसरे नंबर पे हैं। चौथे नंबर पे कौन है? तो लक्ष्मी मित्तल। ये आर्सेलर मित्तल समूह के अध्यक्ष हैं और इनकी कुल संपत्ति $31 बिलियन की है। और पाँचवें नंबर पे है शिव नादर। ये HCL टेक्नोलॉजीज़ के अध्यक्ष हैं। इनकी कुल संपत्ति है $30.9 बिलियन की। तो ये फोर्ब्स के अनुसार भारत के 5 शीर्ष अरबपतियों में की सूची है, जिसमें पहले स्थान पे है मुकेश अंबानी और इनकी कुल संपत्ति है $99.7 बिलियन। नेक्स्ट टॉपिक वर्ल्ड किडनी डे से संबंधित है। तो ये कब मनाया जाता है वर्ल्ड किडनी डे? तो ये प्रत्येक वर्ष मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है और वर्ष 2026 में ये दिन 12 मार्च को मनाया गया है। इस बार की थीम क्या है? तो किडनी हेल्थ फॉर ऑल, केयरिंग फॉर पीपुल, प्रोटेक्टिंग द प्लानेट। ये इस बार की थीम है वर्ल्ड किडनी डे की। ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो ये दिवस क्रोनिक किडनी डिजीज के बढ़ते वैश्विक बोझ और जल्दी पता लगाने व रोकथाम की आवश्यकता की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से इसको वर्ल्ड किडनी डे को मनाया जाता है। किडनी जो है वो किसी एक कारण से होने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि ये चिकित्सकीय स्थिति और जीवन शैली की आदतों के मिश्रण के कारण विकसित होता है। जैसे कौन कौन सी स्थिति होती है जब किडनी रोग होने की संभावना होती है? तो डायबिटीज़ और अनियंत्रित ब्लड शुगर स्तर, जिसको शुगर की बीमारी है और शुगर लेवल बहुत हाई रहता है, तो उसके किडनी डैमेज होने की संभावना रहती है। जिसको हाइपरटेंशन होता है उसको किडनी डैमेज होने की संभावना होती है। या फिर किसी के पारिवारिक इतिहास में हिस्ट्री में हो किडनी संबंधी बीमारी, तो उसको भी किडनी से संबंधित दिक्कत हो सकती है। मोटापा और अस्वस्थ जीवन शैली की आदतें, ये जो फास्ट फूड खाने की हमारी आदतें होती है या अनियमित समय पे सोना उठना बैठना, इन सभी कारणों से भी किडनी की क्षति हो सकती है। बार बार होने वाला संक्रमण जो किडनी की कार्य क्षमता को प्रभावित करता है, उसकी वजह से भी किडनी डैमेज होता है। जब बहुत ज़्यादा पेन किलर या अन्य मेडिसिन का यूज कई बार होता है कि हम लोग थोड़ा सा दर्द हुआ और पेन किलर ले लिए, तो इन सब का हमारे शरीर के अलग अलग अंगों पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसमें से एक किडनी भी है।
तो जितना हो सके हम लोग को अवॉइड करना चाहिए मेडिसिन लेना, चाहे वो पेन किलर हो या कोई भी। और पर्याप्त पानी न पीना और मेटाबॉलिक विकार की वजह से भी ये किडनी रोग होने का अभी हाल के शोध में पता चला है कि पर्यावरणीय बदलाव की वजह से भी किडनी अफेक्ट हो रहा है। तो इससे बचने के उपाय क्या हैं? यही कि शुगर लेवल कंट्रोल में रखा जाए, मोटापा और अस्वस्थ जीवन शैली की आदतों को बदला जाए, बार बार होने वाले संक्रमण का अच्छे से इलाज करवाया जाए, बात बात पे दवाई न ली जाए, पेन किलर न ली जाए। आप लोग भी अपने घरों में अगर कोई ऐसा करता होगा तो उसको बताइएगा कि इसके होने के बार बार लेने से किडनी पे अफेक्ट पड़ सकता है। पर्याप्त पानी न पीना, पानी ज़्यादा पीना शुरू कर दीजिए लोग अभी से ही। तो ये सारी वजह हो सकती है किडनी के डैमेज होने की, और इसको रोकने के लिए हम लोग को इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक लेक एंड एयर वॉच पहल से संबंधित है। तो ये गुजरात सरकार की एक पहल है जो सतत शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है गुजरात सरकार द्वारा। और यह कार्यक्रम गुजरात अर्बन डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत लागू किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य शहरों में झीलों की स्थिति तथा वायु गुणवत्ता की रियल टाइम निगरानी करना है। तो इस उद्देश्य से ये लेक एंड एयर वॉच पहल शुरू की गई है गुजरात सरकार द्वारा, और राज्य के शहरी विकास एवं शहरी आवास विभाग द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याओं से निपटना है। और इस पहल का जो एक महत्वपूर्ण भाग है वो शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों की स्थापना करना है। और ये स्टेशन क्या करेंगे? तो ये लगातार प्रदूषण के स्तर को मापेंगे और रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स की जानकारी प्रदान करेंगे। ये प्रणाली जो है ये 17 नगर निगमों और 152 नगर पालिका क्षेत्रों में स्थापित की जाएगी। और अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स सुरक्षित सीमा से अधिक हो जाता है तो प्रणाली स्वतः अलर्ट जारी करेगी ताकि प्रशासन तुरंत कार्रवाई कर सके। इसके साथ ही सैटेलाइट चित्रों की सहायता से अधिकारी झीलों के क्षेत्र विश्लेषण, प्रदूषण स्तर का पता लगाने में, कचरे के जमाव की पहचान और शैवाल की वृद्धि की निगरानी, ये सारे काम कर सकेंगे। और इन पर्यावरणीय संकेतकों के विश्लेषण से झीलों के समग्र स्वास्थ्य का आकलन किया जा सकेगा और संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु अलर्ट जारी किए जा सकेंगे। इस पहल के लिए अनुमानित बजट कितना है? तो लगभग 10 करोड़ रुपए, इतने के अनुमानित बजट के साथ इस पहल को लागू किया गया है। और इस परियोजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाएगा? तो क्रियान्वयन और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की जो जिम्मेदारी होगी वो गुजरात शहरी विकास मिशन की होगी। तो ये गुजरात सरकार की एक पहल थी। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक नई दिल्ली से संबंधित है। नई दिल्ली में प्योर एयर टावर नामक भारत का पहला माइक्रो एलगी आधारित एयर प्यूरिफिकेशन टावर तैनात किया गया है। इसे कहाँ तैनात किया गया है? तो इसे एरोसिटी हाईवे कॉरिडोर के सड़क डिवाइडर पर लगाया गया है। और ये एक नवीन बायोटेक्नोलॉजी आधारित समाधान है जिसका उद्देश्य शहरी वायु प्रदूषण को कम करना और वहाँ की वायु को स्वच्छ बनाना है। ये पायलट परियोजना राजधानी के व्यस्त ट्रैफिक कॉरिडोर में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए शुरू की गई है और पारंपरिक स्मॉग टावरों की तरह यांत्रिक फिल्टर का प्रयोग करने के बजाय ये जो तकनीक है ये फोटोसिंथेटिक माइक्रो एल्गी का उपयोग करेगी। जो सूक्ष्म शैवाल होते हैं उसका उपयोग किया जाएगा इस तकनीक में, और ये आसपास के वायु प्रदूषकों को सीधे आवेशित करता है। ये जो फोटोसिंथेटिक माइक्रो एल्गी का उपयोग किया जाएगा वो आसपास के वायु प्रदूषकों को सीधे आवेशित करेगा। ये प्रणाली कार्बन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे जो प्रदूषक होते हैं उनको सड़क स्तर पर पकड़ता है और इसके बाद प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया के माध्यम से ये प्रदूषक ऑक्सीजन और एल्गम बायोमास में परिवर्तित हो जाते हैं। ये टावर बहुत कम ऊर्जा का प्रयोग करता है और इसमें कोई द्वितीयक फिल्टर कचरा भी उत्पन्न नहीं होता है। जैसे बाकी में कचरा के रूप में कुछ उत्पन्न होता है तो इसमें कोई कचरा भी उत्पन्न नहीं होता है। इस परियोजना को सीपी अरोरा प्राइवेट लिमिटेड ने कार्बोलिम
प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर कार्यान्वित किया है। तो अगर क्वेश्चन आए कि इस परियोजना का कार्यान्वयन किसके द्वारा किया गया है, तो सीपी अरोड़ा प्राइवेट लिमिटेड ने कार्बोलियम प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर इसका कार्यान्वयन किया है। नेक्स्ट टॉपिक भारतीय पैरा एथलीट शैलेश कुमार से संबंधित है। तो इन्होंने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में स्वर्ण पदक जीता है। ये प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई है, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है और शैलेश ने पुरुषों की हाई जंप T63 श्रेणी में 1.84 मीटर की छलांग लगाकर पहला स्थान हासिल किया है। नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स जो है ये इस वर्ष में इसमें 200 से अधिक भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया है और इसके अलावा इस आयोजन में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी भी रही है, जिसमें रूस के 26 एथलीट भाग लिए हैं। तो ये शैलेश कुमार से संबंधित था। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा नीति आयोग से संबंधित है। तो नीति आयोग ने फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 को जारी किया है। ये इस इंडेक्स का दूसरा वार्षिक संस्करण है और ये जो रिपोर्ट है ये भारतीय राज्यों के राजकोषीय प्रदर्शन और वित्तीय स्थिरता का आकलन करने के लिए तैयार किया जाता है। इसको किसने लॉन्च किया, तो इसे नई दिल्ली में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और सीईओ निधि छिब्बर ने लॉन्च किया। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 क्या होता है, तो ये एक डेटा आधारित ढांचा है जो यह मूल्यांकन करता है कि राज्य अपने वित्तीय व्यवस्था को कितनी प्रभावी ढंग से संचालित करता है। इस इंडेक्स ने पिछले संस्करण की तुलना में अपने दायरे का विस्तार किया है। क्या विस्तार किया है, तो पिछले संस्करण में ये इंडेक्स सिर्फ 18 बड़े राज्यों का आकलन किया गया था पिछले इंडेक्स में, जबकि इस संस्करण में 10 उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों को भी शामिल किया गया है। और ये जो सूचकांक है ये राज्यों की वित्तीय स्थिति का आकलन 5 प्रमुख स्तंभों के आधार पर करता है। कौन कौन से स्तंभ हैं, तो व्यय की गुणवत्ता, राजस्व संकलन, राजकोषीय अनुशासन, ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता। तो इन 5 स्तरों पे ये आकलन किया जाता है। और फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 जो है ये राज्यों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं, तो उपलब्धि हासिल करने वाले राज्य, अग्रणी राज्य, बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले राज्य और आकांक्षी राज्य। तो इन 4 श्रेणियों में विभाजित करता है ये इंडेक्स। इस रैंकिंग में उड़ीसा जो है वो शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बनकर उभरा है और गोवा तथा झारखंड भी अचीवर्स की श्रेणी में शामिल रहे हैं। फ्रंट रनर श्रेणी में कौन कौन से राज्य शामिल हैं, तो गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, यूपी और कर्नाटक। वहीं परफॉर्मर श्रेणी में एमपी, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान ये सारे राज्य शामिल हैं। एस्पिरेशनल श्रेणी में कौन कौन से राज्य शामिल हैं, तो पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश और पंजाब। वहीं उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों का परफॉर्मेंस देखा जाए तो इन राज्यों में परफॉर्मर श्रेणी में असम, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा हैं, जबकि एस्पिरेशनल श्रेणी में हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड शामिल हैं। तो ये नीति आयोग के फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 से संबंधित था। ये एक वार्षिक इंडेक्स है जो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है और अभी जो जारी किया गया है वो इसका दूसरा संस्करण है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।